हाँ जी बच्चे, आज हम अपनी पुस्तक भारत की खोज का दूसरा चैप्टर तलाश पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नेहरू जी ने भारत के अतीत की झांकी को प्रस्तुत किया है। वो क्या कहते हैं कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही रहा है और इस बीच में बराबर उसे समझने, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। वो जानना चाहते हैं कि भारत में ऐसा क्या है जो बार बार वे उसी तरफ लौटकर चले जाना चाहते हैं। वो तब कैसा महसूस करते थे अपने बचपन के समय में। आखिर ये भारत है क्या? अतीत में ऐसी क्या विशेषता है कि जो उस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया है? और क्या सिर्फ विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या भारत के पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? और वो क्या कहते हैं कि अगर भारत के पास वे कुछ नहीं होता, वही विशेष तत्व जिससे आज वह देश विदेश तक प्रसिद्ध हो चुका है, जो बहुत जीवंत और टिकाऊ भी है, बहुत कुछ सार्थक भी है उसमें, अगर भारत का वे वजूद आज नहीं होता तो वह अपना अस्तित्व अब तक कभी भी नहीं बना सकता था। आखिर वे विशेष तत्व क्या है? इसके लिए वे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े होकर इन सब चीजों को निहार रहे थे। इसका समय जो है वो 5000 वर्ष पहले का बताया जाता है। वे कहते हैं कि देखो, आधुनिक भारतीय सभ्यता का यह एक आधार है। मिस्र, ग्रीन, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकटतम संपर्क भी रहा, लेकिन भारत उनसे प्रभावित भी हुआ, लेकिन अपनी सांस्कृतिक आधार उसका इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? इसके लिए उन्होंने भारत के इतिहास, उसके विशाल प्राचीन साहित्य को पढ़ा। इसमें जो पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा भी की, हिमालय पर भी गए, और इसके अलावा पहाड़ों के बारे में भी उन्होंने पढ़ा, नदियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। प्राचीन काल में आधुनिक युग तक गंगा की गाथा, भारत की सभ्यता संस्कृति कहानी है, इसके बारे में उन्होंने भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा देखिए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को भी उन्होंने देखा। इसके अलावा नेहरू जी अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाते और वहां भी वे देखते कि सैकड़ों और हजारों लोगों की तादाद में जो लोग आए हुए हैं, तो वे किसी न किसी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो वे उन्हें हैरानी होती थी कि वे कौन सी प्रबल आस्था है जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती जा रही है। ऐसी क्या चीज है? उनके मन में भारत की जो तस्वीर थी, उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगता था। जब भी वे किसी जगह पर जाते तो उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र उनके सामने खड़े हो जाता था। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है कि बनारस के पास सारनाथ में उन्होंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा, जो कि 2500 वर्ष पुराना था। इसी तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी उनसे जय पराजय के साथ साथ धीरे धीरे उनके सामने खुलती चली जा रही थी। यह परंपरा जो दूर तक जनता में फैली हुई थी, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा के बारे में वो क्या बताते हैं कि भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या था कि कुछ ना कुछ गिरावट का आभास उन्हें होने लगता था। इसके लिए मेन बात क्या है कि जो लोग हैं वो रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह, यानी कोई भी काम है वो प्रैक्टिकल तरीके से नहीं करते थे, बल्कि नकल करने की प्रवृत्ति ने अब जन्म ले लिया है। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, वो अब क्या हो गई है? खत्म हो गई है। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का जो है वो पतन होने लगा। वो गतिहीन हो गया और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के रास्ते पर चले जा रहे थे। भारत की तलाश करते हुए नेहरू जी कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने
उनमें एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की थी, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ था, न ही उन्हें उत्तर मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या देखा कि मध्यम वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद और तरक्की विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसमें के भीतर एक विद्रोह की चेतना पनप गई थी। मध्यम वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। तो गांधी जी क्या चाहते थे, वो भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की उन्होंने। कुछ लोग ग्रामीण समुदायों से परिचित थे, इसके लिए कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ था। उन्हें बराबर अपने लोगों की असफलताओं, कमजोरियों का दर्द बड़ा एहसास रहता था, लेकिन भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था, और नेहरू जी उनसे आकर्षित भी हुए, जो चीज मध्यम वर्ग में अनुपस्थित थी। लेकिन गांधी जी जो थे वो आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहते थे। तो उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ संशोधक अभी भी बचाए हुआ है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है वह उसी तो के कारण समाप्त हो गया था। भारत माता, अब देखिए, जब भी नेहरू जी किसी सभा में जाते, देश की चर्चा करते, तो वहां उन्होंने क्या था कि देश की चर्चा के विषय में शहरों में ऐसा कम किया, क्योंकि वहां के श्रोता आधुनिक थे और दमदार भाषण की अपेक्षा रखते थे। लेकिन जो किसान वर्ग था, महान देश की बाबत बताया उन्होंने, नेहरू जी ने उनको, जिसके मुक्ति के लिए वे संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने उनकी गरीबों की समस्याएं भी सुनी, जैसे गरीबी, कर्ज, जमींदार महाजन, भारी लगान कर, पुलिस के अत्याचार आदि। ये सब उसी ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया गया था। तो ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा कि नेहरू जी ने सोचा था। तो जब भी वे किसी सभा में जाते तो उनका जो स्वागत लोग करते थे और बोलते भारत माता की जय। इससे नेहरू जी उनसे प्रश्न पूछते कि आखिर इस पुकार के पीछे उनका क्या आशय है। तो हर एक कोई अपना अपना उत्तर देता। कोई कहता कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। तो नेहरू जी बदले में उनसे पूछते कि कौन सी मिट्टी। तो ये प्रश्नोत्तर का सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमें खाना मुहैया कराते हैं, हम सभी प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का अधिक महत्व है वह है भारत की जनता और वे लोग, तमाम लोग जो इसमें आते हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। तुम भारत माता के हिस्से हो, नेहरू जी उनसे कहते। एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, लोगों की आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। बच्चे, ये तो था चैप्टर का आधा हिस्सा। बाकी का अगला हिस्सा हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू। Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel. Thanks for